एंड वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक डाउन दिस टाइटल। इस टाइटल का क्या मतलब है? एन एलिजी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एलिजी? एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो कि किसी की डेथ पे लिखी जाती है। वो कोई इंसान हो सकता है, वो गुजरा हुआ वक्त हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, और वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि अब होने वाली नहीं है। वो आपके स्कूल के गुजरे हुए दिन भी हो सकते हैं जिनको अब आप बहुत याद करते हैं। तो जब आप उनको याद में कोई पोएम लिखते हैं तो वो एक एलिजी बन जाती है। तो एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो यहाँ पे कंट्री क्या है? कौन सी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जिस कंट्री की बात हो रही है वो है रूरल साइड ऑफ अ सिटी। वो एक विलेज साइड है जो कि फार्मिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से दूर होता है, सिटी की चकाचौंध से दूर होता है। सो दैट इज़ द कंट्री साइड जो कि इस पोएम के टाइटल में है। चर्चयार्ड, चर्चयार्ड तो आप जानते ही हैं, चर्च का यार्ड, बैक यार्ड जहाँ पे कब्रें होती हैं, लोगों को दफनाया जाता है। सो ये एक ऐसी एलिजी है जो कि थॉमस ग्रे ने उस कंट्री चर्चयार्ड में बैठ के लिखी है, जो शायद वो अपने दोस्त की कब्र के पास बैठ के उसको मोर्न कर रहे थे, उसके जाने को, उनकी याद में वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने वहाँ की चीज़ों को एनालाइज किया, देखा, समझा, और वो मोटिवेट हुए इस पोएम को लिखने के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। आई होप टेक्स्ट आपके पास होगा, लाइन बाय लाइन हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ लुकिंग ही इज़ हियरिंग समथिंग एंड लुकिंग एट थिंग्स। सो वो कुछ सुन रहा है और वो देख रहा है। वो उस पहले स्टांजा में वो उन चीज़ों को बताता है। सो ही सेज द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। सो कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। तो यहाँ पे कर्फ्यू है, एक बेल के लिए यूज हुआ है। कर्फ्यू इज लाइक अ सिंपल बेल जो कि शाम होने की सूचना देती है, टन 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 बजती है। सो टोल्स, टोल्स मतलब धीमे धीमे बजना, स्लोली रिंगिंग। द कर्फ्यू टोल्स, धीमे धीमे घंटी बज रही है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल क्या होता है? KNELL, नेल इज अ टाइप ऑफ रिंग दैट इज रंग व्हेन समबडी डाइज। ये एक फ्यूनरल बेल है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है और जब कोई मर जाता है तब ये घंटी इस साउंड को, टन, आपने कभी कभी सुना होगा, टन टन ऐसे करके साउंड होता है ना, तो दैट इज समवॉट कॉल्ड नेल। सो द कर्फ्यू टोल्स द नेल। तो घंटी बज रही है, लेकिन कौन सी? किसी के मरने की। और यहाँ पे मरा कौन है? यहाँ पे हु हैज़ पास बाय। सो द नेल ऑफ पार्टिंग डे। सो द डे इज पार्टिंग बाय, दिन गुजर गया है, शाम हो चुकी है। तो दिन की एक तरह से डेथ दिखाई है यहाँ पे। क्या लेकिन दिन मर सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सेटिंग बनाई गई है कि दिन गुजर गया है, सूरज ढल चुका है और अब रात हो रही है। सो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। दिन के गुजर जाने की घंटी बज रही है, अब शाम हो चली है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ले। द लोइंग हर्ड, लोइंग इज रंभाते हुए, बोलते हुए आवाज में, तेज आवाज में। लोइंग हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, एक बोलता हुआ गायों का, बछड़ों का, भैंसों का झुंड, वहाँ से हर्ड एक निकल रहा है। वहाँ पे पालतू जानवरों का हर्ड जो कि चरने के लिए अपनी चारागाह पे आया था। लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ले। वो धीमे 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 थक गए हैं वो चरते चरते, और वो ओवर द ले, ले LEA, ले इज ग्रासलैंड। वो अपनी घासों के मैदानों से चलते हुए वापस अपने घरों की तरफ, अपने जहाँ पे वो बांधे जाएंगे, अपने घरों की तरफ चरते हुए जा रहे हैं, और वो कुछ साउंड भी कर रहे हैं। द प्लॉगमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वेरी वे। सो प्लॉगमैन इज किसान, यहाँ पे किसान प्लॉड्स हिज वेरी वे, प्लॉड कर रहा है धीमे धीमे, थक चुका है। वो सुबह से अपने पशुओं का ध्यान दे रहा है, किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, अब वो थक चुका है। नाउ ही इज प्लॉडिंग, नाउ ही इज वॉकिंग स्लोली स्लोली ओवर हिज वेरी वे। वेरी क्या मतलब है? वेरी मतलब थका हुआ। तो वेरी वे, थका हुआ रास्ता। क्या रास्ता भी थक सकता है? नहीं थक सकता ना। थकता तो वही इंसान है जो रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे वो किसान थक चुका है दिन भर की मेहनत से, और उसके पशु भी थक चुके हैं, और वो सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो हमने देखा कि अब दिन गुजर चुका है, दिन भी अपने घर चला गया है, सूरज भी अपने घर चला गया है, और वो पशु भी अपने घर जा रहे हैं, और वो थका हारा किसान भी अपने
घर की तरफ जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और उसने ये दुनिया, इस जगह को छोड़ दिया है मेरे लिए और इस अंधेरे को छोड़ दिया है मेरे लिए। अब सब अपने घर चले जा रहे हैं, अब वो खुश हो जाएंगे अपने परिवार वालों से मिलके, और चारागाहों में बंद, अपनी घरों में बंध जाएंगे पशु, वो भी खुश हो जाएंगे अपने यंग वंस से मिलके। लेकिन ये पोएट तो यहीं पे अंधेरे में बैठा हुआ है। सो द पोएट हैज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड अस टू द सेटिंग कि वहाँ पे माहौल कैसा है। वहाँ पे सब लोग अपने घर लौट रहे हैं, वहाँ पे अंधेरा हो चुका है और अब वहाँ पे सिर्फ पोएट और अंधेरा बचा है और वो बहुत डीप थॉट्स में खो चुका है। सो द नेक्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस: बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड, वेयर हीव्स द टर्फ इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप। सो बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, अब वो देख रहा है वहाँ की सीनरी, वहाँ का नज़ारा उस ग्रेव यार्ड का, कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, रग्ड मतलब गंदे, एकदम भद्दे और ख़राब हो चुके, रग्ड एल्म्स, एल्म्स मतलब पेड़, वो पेड़ जो कि अब सूख रहे हैं, दैट यू ट्री शेड, और वहाँ पे यू ट्री भी है। यू ट्री मतलब सदाबहार पेड़ जो कि हमेशा खिला रहता है, उसकी शेड में, और वहाँ पे कुछ पेड़ हैं जो ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे कुछ पेड़ हैं जिनकी सदाबहार छाया उन कब्रों पे है। वेयर हीव्स द टर्फ, जहाँ पे हीव है, हीव मतलब उठी हुई है, रेज्ड, हीव्स द टर्फ, टर्फ मतलब घास, सूखी घास, वहाँ पे घास उगाई है। कहाँ पे? इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग मतलब ढहता हुआ, हीप मतलब एक ढेर, ढहते हुए ढेर, उन कब्रों के ढेर पे घास उगाई है। वो पोएट उस ढेर को ढहते हुए देख रहा है जिसके ऊपर एक पेड़ का साया भी है। तो अब पोएट हमें बता रहा है कि वो कुछ कब्रों को देख सकता है जिनके ऊपर घास उगाई है और वो ढहती हुई नज़र आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि वो कब्रें ढहती हुई नज़र आ रही हैं? मतलब कि उनका केयर टेकर कोई नहीं है, कोई वहाँ पे कब्रों का रख रखाव करने वाला नहीं है, कोई वहाँ पे नहीं आता उनको देखने के लिए, उनको सही करने के लिए, वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। वहाँ पे घास उगाई है। एंड वाइल्डरनेस इज ऑल ओवर दैट प्लेन, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और हर एक अपनी नैरो सेल में, नैरो सेल इज द ग्रेव फॉर एवर लेड, वो हमेशा के लिए लेड है, लेड डाउन है, वहाँ पे लेट चुका है अपने छोटे छोटे सेल्स में, नैरो सेल्स में, संकीर्ण कब्रों में। उनके लिए बड़ी कब्रों का भी इंतज़ाम नहीं हो सका। इसका मतलब है कि वो लोग, जो लोग वहाँ पे सो रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनका देखने वाला, उनका जानने वाला कोई नहीं है। वो बहुत गरीब लोग हैं, वो दबे कुचले लोग हैं जिनको देखने के लिए अब कोई वहाँ पे जाता नहीं है। द रूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप्स, तो वो लोग कौन है? वो रूड वर्ड्स, रूड यहाँ पे यूज़ हुआ है असभ्य के लिए, अनसिविलाइज्ड के लिए, जो कि सिविलाइजेशन से दूर रहे, हमेशा अपनी चीज़ों में व्यस्त रहे, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी छोटी मोटी मशक्क़त भरी ज़िंदगी में ही परेशान रहे। वो रूड फोर फादर्स, उनके दादे परदादे, किनके? हैमलेट गांव के लोगों के दादा परदादा यहाँ पे सो रहे हैं। तो हैमलेट एक गांव है करीब में ही, वहाँ के लोगों के दादा परदादा, उनके आबा और अजदा इन कब्रों में सो रहे हैं। So next stanza goes like this: the breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed. तो कहता है breezy incense of the breezy call of the incense breathing morn, कहने लगा वो breezy call, वो ठंडी हवा, वो खुशबूदार सुबह चलने वाली, भोर के समय में चलने वाली हवा, the swallow twittering from the straw-built shed, और वो स्वालो जो कि अबाबील पक्षी, वो चिड़िया जो चहचहाती है, ट्विटर करती है अपने स्ट्रॉ बिल्ट नेस्ट से, जो कि उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। चू 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 करके सुबह उसकी चहचहाट जो आती है, द कॉक श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शिल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, और मुर्गे की बांग, कॉक श्रिल क्लेरियन, उसकी बहुत पैनी आवाज़, चुभने वाली, कुकड़ुकू मुर्गे की, अब वो, या फिर वो इकोइंग हॉर्न जो कि वहाँ पे हॉर्न बज रहे हैं, कुछ भी अब जगाने वाला नहीं है इन लोगों को जो कि अब अपनी कब्रों में सो गए हैं। लोली बेड, अंधकार में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो ना ही उनको खूबसूरत सुबह की ठंडी खुशबूदार हवा जगा सकती है और ना ही उनको
मुर्गे की बांग जगा रही है, ना ही उनको अबाबील पक्षी की चहचहाहट जगा रही है, ना ही उनको कोई हॉर्न, ना ही किसी भी तरह का कोई साउंड उन लोगों को जो अब जा चुके हैं नहीं जगा पा रहा है। So let's move on to the next stanza. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. So the poet is angry. So now the poet says यहाँ पे गरीब लोग दफन हैं. So he says let not ambition mock their homely joys or their useful toils. कहता है ambition महत्वाकांक्षी लोग, अमीर लोग, पावरफुल लोग, लेट नॉट में मॉक देम, लेट उन लोगों को इनका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। इनका यूजफुल टॉयल जो इन्होंने मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी में कष्ट सहे हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोई हिम्मत ना करे, कोई जुर्रत ना करे। वो लोग जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनका लालच कभी समाप्त नहीं होता, उन लोगों को कोई हक नहीं है इन गरीबों का मजाक उड़ाने का। देयर होमली जॉयज़, उनकी छोटी छोटी घरों की खुशियों का मजाक उड़ाने का इनको, इन अमीरों को, ऐसे अमीर जो कि जिन्होंने इनका कभी ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने इनका हमेशा इस्तेमाल किया, इनका दोहन किया, उन लोगों को इनका मजाक उड़ाने का, इनकी छोटी छोटी खुशियों को मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और इनकी डिम डेस्टिनी जो कि एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में लोग रहते हैं कि आज उनके फादर गरीब हैं, उनका फिर बेटा भी गरीब, फिर उसका बेटा गरीब, तो इन लोगों की डेस्टिनी ऑब्स्क्योर है, अंधेरे में है। उस डेस्टिनी का मजाक उड़ाने का, उस भाग्य का मजाक उड़ाने का हक किसी भी अमीर इंसान को नहीं है। द पोएट क्लियरली सेज लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। You have to read things the way the poet has written. We don't know how he has written, we don't know in what condition he was at that time, but we can feel it. हम महसूस कर सकते हैं कि उसने कैसे लिखा है ये लाइन. So you have to read it. You have to get into the poem to understand the true essence and meaning what the poet is trying to say. So he says, let not ambition. You have to read it in an angry tone. You have to read it like this. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Nor grandeur. Grandeur is बहुत ही चकाचौंध और बहुत यहाँ पे यूज़ हुआ है अमीर इंसानों के लिए, बहुत महान लोगों के लिए। उन महान लोगों को एक डिस्डेनफुल, एक बहुत ही एक अनइंटरेस्टिंग से स्माइल और एक घमंड की मुस्कान के साथ कोई हक नहीं है सुनने का। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन छोटे छोटे लोगों, इन गरीब लोगों की एनल्स मतलब कि शॉर्ट स्टोरीज को, इनके जीवन लेख को सुनने का एक घमंड और एक गुरूर की मुस्कान के साथ इनको हक नहीं है कि ये गरीबों की कहानी को सुने और उसका मजाक उड़ाएं। कोई हक नहीं है इनको। इन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की जब वो जिंदा थे, इन्होंने कोई रख रखाव उनकी कब्रों का नहीं किया जब वो मर गए, और अब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, तो इनको कोई हक नहीं है कि ये गरीबों का मजाक उड़ाएं, वो गरीब जो अपनी ज़िंदगियों में हमेशा खुश रहें। Now the next stanza goes like this. The boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The path of glory lead but to the grave. It's like one of the most beautiful stanzas I have ever read. So this stanza is very powerful. आपको बहुत अच्छे से समझना है इस stanza को। ये stanza एक बहुत बड़ा मैसेज देता है जिसको आपको बहुत ज़रूरी है समझना। वो कहता है the boast of heraldry and the pomp of power. हेराल्ड्री क्या? हेराल्ड्री मतलब ऊंचा कुल, अपने वंश की धौंक दिखाना कि हम तो इस कुल के हैं, वी आर ब्लू ब्लड्स, हम लोग तो राजा के घर से हैं, हम लोग ये हैं, अपनी ज़ात का दिखाना कि हम बहुत ऊंचे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें, द पॉम्प ऑफ पावर, और पावर का नशा दिखाना कि अरे हमारे चाचा विधायक हैं। नो, यहाँ पे बड़ों का बेटा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बोलिए, समझते हैं कि नहीं आप ये बात? सो द पॉम्प ऑफ पावर, वो सारे पावर और पावर का नशा और आपकी हेराल्ड्री, आपकी नस्ल का नशा, एंड ऑल द ब्यूटी, आपकी सारी खूबसूरती, चाहे आप जितने भी खूबसूरत हों, आप
कुछ भी बन चुके हो अपनी ज़िंदगी में, आपके पास चाहे जितनी वेल्थ हो, आपने जितना भी पैसा जमा कर लिया हो, इकट्ठा कर लिया हो अपनी ज़िंदगी में, दूसरों का खून चूस के, दूसरों का इस्तेमाल करके आपने चाहे जितना पैसा कमा लिया हो, जो ख़राब पैसा है, जो आपने ख़राब तरह से अर्जित किया है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, और वो सब का इंतज़ार, वो इनएविटेबल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसा वक्त जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो घंटा, वो वक्त, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो क्या है? वो है मौत हम सब का इंतज़ार कर रही है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। सो ये सारी ग्लोरियस, आप चाहे कहीं के कुछ भी हों, राष्ट्रपति हों, राजा हों, प्रधानमंत्री हों, आप सब का एक ही एंड है, चाहे आप आम आदमी हो, गरीब हो, चाहे आप जो हों, ये सारी जगह एक ही मंजिल को जाती हैं, वो है आपकी कब्र, वो है आपकी ग्रेव। यू विल डाई नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट पोजीशन यू एक्वायर यू होल्ड। आपके पास जितना भी पैसा हो, आप जितने भी खूबसूरत हो, आप जितने भी हेल्दी हो, यू विल डाई वन डे। सो आपको जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में ये काम होना चाहिए कि आप दूसरों का अपलिफ्टमेंट करें। आप जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप उनको दबाएं और उनकी मेहनत और मशक्क़त का मजाक उड़ाएं। यू हैव नो राइट, बिकॉज आपकी भी आखिरी मंजिल वही 4 दीवारी है, वही छोटी सी कब्र है जो कि उस इंसान की मंजिल है। कोई भी इंसान बहुत बड़ी कब्रों में नहीं जाने वाला है, तो आपकी एक ही मंजिल है, वही आपका इंतज़ार कर रही है। तो जब तक आप ज़िंदा हैं, हम्बल रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सब ये बात है कि आप सब के साथ एक ही तरह से ट्रीट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ बुरा करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको ये करना है कि यू हैव टू cut them off from your life. You have to live your life. You have to forgive them. You have to forgive yourself, and you have to live with dignity. You don't have to carry any hard feelings for them. You just have to forgive them. You don't have to carry any grudge and anything bad. You just have to move on your life, concentrate on your life, and you will lead a very happy life. So the message that this poem wanted to give and the poet wanted to give, that we all are going to die. And एक बहुत ही खूबसूरत कोट जो कि चार्ल्स बुकोस्की का है, जो कि एक जर्मन अमेरिकन पोएट थे, स्टोरी टेलर थे, स्टोरी राइटर थे। उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, एंड इट मेक्स अस हम्बल। वो हमें बहुत ही डाउन टू अर्थ बनाता है, और बनाना चाहिए भी हमको। तो आई विल रीड इट फॉर यू, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सो इट गोज लाइक दिस: वी आर ऑल गोइंग टू डाई. We are all going to die. Charles Bukowski says, we are all going to die. All of us. What a circus. That alone should make us love each other. But it doesn't. We are terrorized and flattened by our trivialities. We are eaten up by nothing. So, हम सब मरने वाले हैं। आप, मैं, हर एक इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्ट कि हम सब मर जाएंगे हमको एक दूसरे से मोहब्बत करने पे मजबूर कर देना चाहिए। हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ईर्ष्या, घमंड और ऐसी दीवारें अपने चारों ओर हमने उठाई हुई है। तो इन दीवारों को तोड़िए, लोगों से मिलिए, खुशी खुशी रहिए। हम सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जब तक आप हैं तब तक अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एक डिग्निफाइड वे में जिए और खूब मज़े करिए। So he says, we are terrorized and flattened up by our trivialities. हम छोटी छोटी चीज़ों में परेशान रहते हैं, डरते रहते हैं, कहीं हमारा पैसा ना चला जाए, अरे कहीं वहाँ कब्जा नहीं कर ले। So we are terrorized by them. We are flattened. हम खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं। तो we are eaten up by nothing. There is nothing which is permanent, and we are getting eaten up by it. So don't get eaten up by it. Live and live your life. Live for others, die for others, and enjoy your life. So I hope आपको थोड़ा बहुत इस ये पोएम आपको समझ में आई होगी. So we will meet in the next session. Till then, take care, bye bye, stay home and stay safe.